हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भर्ती और चयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भर्ती रिक्रूटमेंट होता क्या है? भर्ती एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्याशित योग्य कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन्हें उपलब्ध रोजगारों के अवसरों से अवगत करा के उन्हें उपलब्ध पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी एप्लीकेंट, जो भी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फाइंड किया जाता है और उनके पास एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है और उन पदों के लिए, उन पोस्ट के लिए उनसे एप्लीकेशन डलवाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in organization. एडविन बे फिलिप्पो ये कहते हैं कि भर्ती एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने तथा संगठन में कृत्यों के लिए उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। चलिए यहाँ तक हमने डेफिनेशन और मीनिंग देख लिए हैं। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा संगठन में विभिन्न जॉब्स के लिए रिक्त पदों हेतु संभावित कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन्हें संभावित प्रार्थियों को पदों एवं योग्यताओं की जानकारी देकर आवेदन के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। अब इसकी नीड्स देख लेते हैं कि क्या क्या नीड्स होती हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले नीड फॉर मैन पावर, मानव शक्ति द्वारा संपादित हो सकता है। प्रत्येक संगठन में अपनी स्थापना के समय ही मानव शक्ति की अधिप्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो ये रिक्रूटमेंट मानव मैन पावर के लिए नीड को फुलफिल करने का एक बेस्ट जरिया है। फिर सेकेंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन के विकास के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है इस रिक्रूटमेंट की वजह से वो बढ़ जाती है। जैसे नए मार्केट खुल जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट को हम लागू कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका लेबर टर्नओवर, यानी कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, जॉब रोटेशन, VRS, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो लेबर टर्नओवर की वजह से होती है और हम भर्ती के जरिए नए कर्मचारियों को हमारी कंपनी में लगा सकते हैं। फिर फोर्थ है आपका इंक्रीज इन सिलेक्शन रेशियो, ये दे रखा है कि उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि करना, कि चयन अनुपात में वृद्धि होने से उपयुक्त चयन के आधार भी बढ़ जाते हैं। कैसे सकारात्मक प्रोसेस है ये सब कुछ। फिर अदर रीज़न में आपको दे रखे हैं कंपटीशन में टिके रहने के लिए। फिर टेक्निकल जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए, इनोवेशन के लिए, सडनली कोई वैकेंसी खुल रही है तो उसके लिए, या फिर फ्यूचर की कोई नीड्स है जिसको हमको फुलफिल करना है। अब हम देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, कि प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स करते हैं हम, वो सब कुछ। इसके 3 प्रोसेस के स्टेप हैं। डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ वर्क एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, सबसे पहला है कार्य प्रकृति और न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करना। जब भी हम रिक्रूटमेंट देख रहे हैं तो हमको देखना है कि हमारा काम कैसा है, हमारे काम की नेचर क्या है और कैसा वर्क है, कैसा हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, कि क्या हमारा काम ग्रेजुएशन वाले ही कर सकते हैं, क्या हमारे क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ही कर पाएंगे, तो हम उस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। अब इसमें देखो हम तीन फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट है आपका जॉब एनालिसिस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। फिर है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये 3 ऐसे काम हैं जिनमें हम अपनी स्किल्स और हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉयज़ से, उनके वर्क एफिशिएंसी के बारे में, उनके स्किल्स, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, वो सारी चीज़ें हमको इसमें बतानी है। फिर सेकेंड है प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था कि हमको क्या करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और वर्क और नेचर देखना है वर्क का। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या। इसका अनुमान भी कृत्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस से हम टोटल जितने भी हमारी पोस्ट है उसे फ्यूचर में कितनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उसमें रोटेशन कितना होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रोसेस आगे बढ़ाना है। एंड देन लास्ट है आपका डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमको
ये हमने तय कर लिया है कि हमको रिक्रूटमेंट करना ही है, पर करेंगे किस स्रोत से, कौन से सोर्स यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे आवेदक किस सोर्स के ज़रिए हमारी कंपनी में आवेदक बनेंगे, तो वो हमको देखना है। इसके बाद हम देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स का मतलब होता है संस्था में कार्यरत कर्मचारियों में से ही जो कि रिक्त स्थान के लिए आवेदक हो सकते हैं, यानी एक कंपनी के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो उस वैकेंट पोस्ट पर काम कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी के अंदर के लोगों से ही, अंदर के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हीं से हम अपनी रिक्रूटमेंट फुलफिल कर दें, तो वो हमारा होता है इंटरनल सोर्स। आइए देख लेते हैं इंटरनल सोर्स के कुछ बेनिफिट्स, कुछ डीमेरिट्स दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से। रिड्यूस टाइम टू हायर, यानी हायर करने का टाइम हम सेव कर सकते हैं। शॉर्टन ऑनबोर्डिंग टाइम्स, सेव मनी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज इंगेजमेंट कर सकते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स है। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट कलीग्स के बीच में। देखो, हम अगर इंटरनल तौर से ही अगर हम एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करेंगे, हम एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट डालेंगे, तो जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो विरोध कर सकते हैं इस चीज़ का। फिर लीव्स अ गैप इन द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स। फिर लिमिट योर पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। फिर रिजल्ट इन इनफ्लेक्सिबल कल्चर। अब हम इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर होते क्या है हमारे इंटरनल सोर्स, कौन कौन से। सबसे पहला है ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, ट्रेनीज। फिर आपको दे रखा है लेंट सर्विस एंड इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं, ट्रांसफ़र से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब है कि सेम पोस्ट पर रखते हैं, एक एम्प्लॉय को सेम पोस्ट पर रखते हैं, बस सिर्फ उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है या उसका प्लेस चेंज कर दिया जाता है, वो होता है ट्रांसफ़र। फिर प्रमोशन का मतलब है कि हम जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद से ऊपर किसी पोस्ट पर अगर हमको अपॉइंट किया जाता है तो वो हमारा होता है प्रमोशन। फिर आता है आपका एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, यानी कि रिटायरमेंट से होने वाले जो एम्प्लॉयज़ का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है रिटायरमेंट से। फिर दे रखा है ट्रेनीज, यानी प्रशिक्षु के कोई भी अगर जब ये शिक्षार्थी किसी उपक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उपक्रम में पद रिक्त होता है तो इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है वहाँ पर। फिर दे रखा है लैंड सर्विसेज, यानी कि नया कोई प्रोजेक्ट या प्लांट अगर स्टेब्लिश किया है तो कुछ टाइम या कुछ ऐसे टाइम के लिए हमको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय को हायर कर देते हैं, मतलब ट्रेनिंग नहीं दिलवाते, हायर कर लेते हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि हम उधार ले रहे हैं उनकी सेवाएं, लेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तब हम अपने उन जो भी एक्सपर्ट है उनसे राय लेना बंद कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब किसी उपक्रम में रिक्त पद हो तो उसके लिए, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में ऐड आती है ना किसी पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती है इंटरनल सोर्सेज। अब आगे चलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब एक संगठन में विभिन्न पदों के लिए संस्था में वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर, यानी जितने भी कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को तो छोड़ना है और बाहर से नए व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करवाना है, तो वो होगा हमारा बाहरी स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्स। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स एक्सटर्नल सोर्स के। इंक्रीज चांस, फ्रेशर स्किल एंड इनपुट। फिर दे रखा है क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी हमको क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल सकते हैं। बेटर कंपटीशन हो सकता है, यानी अगर हम इंटरनल की जगह लेते तो इंटरनल में हमको कंपटीशन कम मिलता, पर अगर हम एक्सटर्नल की जगह देख रहे हैं तो हमको लाखों में एप्लीकेंट्स मिल सकते हैं। फिर है आपका कम्पिटिटिव स्पिरिट, के दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो हर फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमको बेस्ट कंटेंट मिल सकता है। फिर है आइडियाज़ फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज़, अगर हम अपनी कंपनी के ही लोगों को लेते हैं जैसे कि हम इंटरनल सोर्स में करते हैं तो हमको बाहर का इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स का ये बेनिफिट है
कि अगर हम बाहर के किसी बंदे को लेंगे तो हमारे कंपनी के बारे में, मतलब बाहर की कंपनी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। फिर है जनरेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, फिर है लेसर इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर है बेटर ग्रोथ हो सकता है, और बीइंग फेयरली हो सकता है यहाँ पर। आइए कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स इतने सारे हैं तो डीमेरिट्स भी बनते हैं। डीमेरिट्स देखो, सबसे पहले दे रखा है कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए से रिक्रूटमेंट करेंगे तो जो हमारी कंपनी को बिल्कुल नहीं जानता तो उसको जानने में दिक्कत हो सकती है। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हम कुछ भी सोर्स से अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा, टाइम वगैरह, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अदरवाइज हम अगर इंटरनल से लेते हैं तो हमको उस बंदे के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो कैसा काम करता है, कैसी एफिशिएंसी है, कितना टाइम लेता है, कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ। फिर है इंटरनल डिस्प्यूट विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एजेंसी आर नॉट ट्रस्टेड। फिर है लीगल रिस्क होता है, हायर रिस्क होता है, हाई कॉस्ट हो जाती है उसकी। फिर है कि इश्यू ऑफ मेला एडजस्टमेंट, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। फिर है इनवाइट अनसूटेबल एप्लीकेंट्स। फिर लास्ट है आपका वियर्ड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स कैन बी मेट। अब देखिए आगे एक्सटर्नल सोर्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला दे रखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जैसे प्लेसमेंट सेल्स होती है ना, जिस कॉलेज में हमने एजुकेशन ली है उसी कॉलेज के लास्ट टाइम में जब हम उस कॉलेज से लेफ्ट हो रहे हैं तब उस टाइम में हमको कुछ कंपनियां प्लेसमेंट देती है जिसकी वजह से हम उन कंपनी में काम कर सकते हैं। सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट के जरिए कर सकते हैं, इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। फिर दे रखा है एम्प्लॉय ऑफिस। एम्प्लॉय ऑफिस का मतलब है कि दे रखा है आपके कि अगर ऐसे बहुत सारे ऑफिस बनाए गए जिसमें रोजगार से संबंधित मतलब न्यूज़ आती है और रोजगार कहाँ क्या उपलब्ध हो रहा है वो सब कुछ डिटेल मिलती है। फिर दे रखा है प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय प्रबंध संस्था, भारतीय तकनीकी संस्थान, सीए, बैंक मैनेजमेंट, ये सारी जो पेशेवर जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनसे भी रोजगार करवा सकते हैं। फिर ट्रेड यूनियन, यानी कि श्रम संगठनों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करवाना, यानी अगर कोई जा रहा है रिक्रूटमेंट, अगर पोस्ट रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी जगह पर नया बंदा ला सकते हैं। फिर है फॉर्मर एम्प्लॉयज़ दे रखा है। फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है तो। फिर है आपका वॉक इन एप्लीकेंट्स, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। फिर दे रखा है डिप्यूटेशन, प्रतिनियोजन। फिर है मृतक कर्मचारियों के आश्रित, डिपेंडेंट ऑन डिजीज एम्प्लॉयज़, यानी कि मृत्यु के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसकी जगह पर उसके आश्रितों में से किसी को नियुक्ति मिल सकती है। फिर दे रखा है एम्प्लॉयज़ ऑफ कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर और कस्टमर का क्या क्या सीन रहता है। फिर दे रखा है मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट्स। फिर मैनेजमेंट और कंसल्टेंट्स में दे रखा है कि कार्य जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो हायर पोस्ट के लिए किस तरह से हम उनको रिक्रूट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन का मतलब होता क्या है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग ऑफ choosing the right candidate who is most suitable for a vacant position in an organization. In other words, selection can also be explained as the candidate and evaluating their qualities which are required for the specific job and then choosing the suitable candidate for the position. चयन का मतलब वो होता है कि हम बहुत सारे हमारे पास रिक्रूटमेंट जाते हैं, बहुत सारे हमारे पास सूटेबल मतलब ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी पोस्ट को सूट करता है उस बंदे को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल योडर, सेलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दोज हु विल ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु विल नॉट। आइए अब हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस। सबसे पहला रिसेप्शन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि प्रार्थियों का स्वागत किया जाता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज होता है, प्रारंभिक साक्षात्कार लिया जाता है। फिर दे रखा है फिलिंग द एप्लीकेशन ब्लैंक, रिक्त प्रार्थना पत्र को भरना पड़ता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस चेक किया जाता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है
और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका स्वास्थ्य मतलब आपकी हेल्थ कैसी है वो सब कुछ। फिर दे रखा है आपका सिलेक्शन डिसीजन होता है कि अब डिसीजन लेना है कि क्या इस बंदे को सेलेक्ट करना है या नहीं, मतलब लास्ट जो फॉर्मेट होता है उसमें। एंड देन सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट और इंडक्शन जो आपका नियुक्ति और कार्य परिचय पत्र होता है उसको दे दिया जाता है आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट। द सिलेक्शन टेस्ट एम द measuring such skill and ability in the work that are decided by job analysis to be essential for successful job performance. A just is an instrument designed to measure selection psychological test. कि इसमें मानवीय व्यवहारों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें व्यक्ति संस्था की उपादेयता सुनिश्चित कर सके। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन बी बल्ब ओपिनियन, a test is a symbol of an aspect of an individual behavior and performance and attitudes. आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं। सिलेक्शन के टाइप सबसे पहला दे रखा है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण, मानसिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ये ज्ञात किया जाता है कि उसको उसकी संयम कितना, उसका पेशेंस कितना है, वो कितनी कैपेसिटी के साथ वर्क कर सकता है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। देन लास्ट में उसका किया जाता है इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब हम इसके देख लेते हैं इंटरव्यू। लास्ट टॉपिक है इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू an interview consisting of the conversation between a job applicant and representative of an employer which we conduct to assess whether the applicant should be hired. दो व्यक्तियों के बीच में आपस में मौखिक ओरली में कुछ कन्वर्जेशन होता है जिसमें एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है और उन क्वेश्चन आंसर के जरिए ही सिलेक्शन किया जाता है और उसको हायर किया जाता है। इंटरव्यू भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। टाइप्स देख लेते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ में है कि जिसका पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है। फिर है फॉर्मल इंटरव्यू यानी कि जो पूरी प्लानिंग के साथ जिसको फॉर्मल तौर से उसको रेडी किया गया हो। फिर है पैटर्न इंटरव्यू। पैटर्न इंटरव्यू का मतलब होता है कि सही में पूर्व निश्चित पहले से ही क्वेश्चनरीज तैयार कर दी जाती है कि इस पैटर्न में इन लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है अनपैटर्न या नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू जिसमें कुछ भी पैटर्न कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए नहीं होते। जिस तरह से एम्प्लॉयज़ को उसकी फेस कट उस एप्लीकेंट के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है और वो जो एप्लीकेंट है वो आंसर करता है। देन है उसका इन डीप्थ इंटरव्यू यानी कि इसको हम सेमी डायरेक्टेड कह सकते हैं क्योंकि इसमें साक्षात्कार के प्रार्थी के रुचि वाले क्षेत्र के प्रश्नों को मतलब डीप से पूछा जाता है। फिर है ग्रुप इंटरव्यू यानी कि कुछ लोगों को स्पेसिफिक किसी ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उस ग्रुप का इंटरव्यू लिया जाता है। फिर है आपका कि स्ट्रेस इंटरव्यू यानी कि एक एप्लीकेंट पर स्ट्रेस वाली कंडीशन और सिचुएशन डाल दी जाती है और उस सिचुएशन से वो कैसे डील करता है वो होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।